सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस फॉर इंजीनियरिंग की क्लास जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज स्केल को पढ़ेंगे। आइए चालू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, स्केल। अब स्केल का मतलब क्या होता है, तो देखिए आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट का साइज जो है, या तो अगर आप एक्चुअल साइज है तो एक्चुअल साइज पर जरूरी नहीं है कि आपको स्केलिंग हो ही जाएगा। यानी आपके पास जो भी स्केल मौजूद है, यानी छोटा स्केल है तो 15 सेंटीमीटर का अगर आपके पास स्केल है और लेंथ अगर आपको 5 मीटर का नापना है उसी स्केल से, तो आप कैसे करेंगे। तो यही चीज के लिए आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्केल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जब भी हम किसी एक्चुअल साइज जो ऑब्जेक्ट का होता है, अगर हम उसको क्या करते हैं, उसको अगर हम या तो रिड्यूस कर सकते हैं या तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है आपका, इसी को हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। अब जो है आपका स्केल को देखिएगा तो स्केल के आपके दो प्रकार हो सकते हैं। एक को कहा जाता है इंजीनियरिंग स्केल और एक को कहा जाता है आपको ग्राफिक स्केल कहा जाता है। अब आइए बढ़ते हैं इसके आगे। अब बात करें कि जो आपका इंजीनियरिंग स्केल होता है, इंजीनियरिंग स्केल जो होता है, जब भी आप रिलेशन डायमेंशन जो ड्राइंग का होता है और जो एक्चुअल डायमेंशन होता है ऑब्जेक्ट का, उसको न्यूमेरिकली मेंशन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास 5 मीटर 10 मीटर का लेंथ है, तो आपने क्या ले लिया, 10 या फिर आपने 1 सेंटीमीटर को क्या मान लिया, आपने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मान लिया, तो आप कितने सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, तो ये आप 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये आपको 10 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अब आप जो है स्केल को जो है रिड्यूस कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको 1 सेंटीमीटर को क्या किया है, 10 मीटर का ड्रॉ करना था, तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मान लिया है, यानी कि स्केल क्या हो गया आपका, इनलार्ज स्केल हो गया। तो आपको इस तरह की प्रक्रियाएं करने के लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, उसको अब हम देखने जा रहे हैं। उस टॉपिक को क्या कहा जाता है, उस टॉपिक को कहा जाता है आरएफ। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं आरएफ क्या होता है। तो आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये कहलाता है। अब ये होता क्या है, तो आरएफ का मतलब होता है कि जब भी जो मेरा एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जेक्ट का होता है, यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को जब हम कंपेयर करते हैं किससे, तो हमारे लेंथ ऑफ ड्राइंग से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं आर एफ। तो ये क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सवाल आपसे एग्जाम में बस यहीं तक आएगा, लेकिन आइए समझते हैं इसको कुछ और भी, ताकि आपसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाए तो बन जाए। आपको इन तीनों में से कोई भी दो चीज दिया रहेगा और एक चीज बोलेगा निकालने के लिए, यही आपसे सवाल में पूछा जाता है एग्जाम में। अब जो है, अगर हम, मैंने आपको बताया कि जो स्केल होता है उसके दो प्रकार, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना है इंजीनियरिंग स्केल के बारे में। तो इंजीनियरिंग स्केल के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे इन लार्ज स्केल के बारे में। तो इन लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ड्राइंग जो होगा स्मॉल होगा या फिर बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट होगा, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। अब आप छोटे ऑब्जेक्ट को कागज पे कैसे दिखाइएगा, बड़ा करके ही दिखाइएगा, तो इसको आप क्या कहते हैं, इन लार्ज स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। उसी तरह से आपको जो दूसरा स्केल है वो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका फुल स्केल हो जाएगा। यानी कि जो आपका एक्चुअल ड्राइंग है, यानी कि अगर आपको कोई लाइन बोला गया है 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के लिए, तो आप उसको डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं स्केल से। तो यहाँ पर जो आर एफ आपका निकल के आएगा वो 1 के बराबर आएगा। उसी तरह से तीसरा क्या हो सकता है कि आपके पास जो ड्राइंग है, यानी कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका साइज इतना बड़ा है कि आपको पेपर पे दर्शाने के लिए उसको छोटा करना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इस तरह के स्केलिंग को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग स्केल इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आर एफ का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एक से आपको कम रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो आपको ये जो मैंने बताया, तो ये फॉर्मूला आपको किसके टर्म्स में है, तो ये जो है आपका इन टर्म्स ऑफ लेंथ में समझाया गया है। तो क्या आपका एरिया और वॉल्यूम में नहीं बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। अब उन्हीं एरिया और वॉल्यूम में क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है उसको भी आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम आर एफ निकालते हैं किसके टर्म में, एरिया के टर्म में निकालते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, अभी यहाँ लेंथ ले रहे थे तो अब हमको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा जो भी आपका ड्राइंग होगा। तो बार बार
ड्राइंग लिखना ज़रूरत तो नहीं है। उसी तरह से एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्चुअल एरिया लेना पड़ेगा, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो ये आपका किसके टर्म्स में निकल गया, तो ये आपका एरिया के टर्म्स में यहाँ पर निकल कर आ गया। वहीं अगर हम बात करें, तो अगर हम RF को वॉल्यूम के टर्म्स में निकालते हैं, तो वॉल्यूम आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि यूनिट क्या होता है, स्क्वायर के टर्म में होता है। उसी तरह से वॉल्यूम किसके टर्म में होता है, क्यूब के टर्म में होता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर रूट भी आप लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी सही ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एरिया की जगह अब क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग। अब इसको आपको भाग लगाना पड़ेगा किससे, तो ये आपको एक्चुअल जो वॉल्यूम होगा किसका, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा, इससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है आपका RF निकल कर आ जाएगा। तो तीनों में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो RF है, RF क्या हो जाएगा, RF में जो है आपका लेंथ है, चाहे एरिया है, चाहे वॉल्यूम है, इनका तो रेशियो ही है ना। तो यहाँ जिसका भी रेशियो लेंगे तो RF का जो यूनिट आएगा वो क्या आपका कहलाएगा, यहाँ पर यूनिटलेस कहलाएगा। आपसे ये भी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। आइए अब जो है जानते हैं और समझते हैं कि स्केल के आपके कौन-कौन से प्रकार पढ़ना है। तो ये तो आपने, ये जो है एक तो मैंने आपको टाइप बताया किसके आधार पर, जिस पर आपने देखा साइज़ के आधार पे आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि इनलार्ज होता है, फुल स्केल होता है, और तीसरा रिड्यूसिंग स्केल होता है जिसमें RF की वैल्यू बताया मैंने। अब आपको क्या हो सकता है, तो अब टाइप के हिसाब से स्केल का प्रकार आपको देखना है। आइए देखते हैं कि टाइप के हिसाब से आपका स्केल कितने प्रकार का हो सकता है। तो देखिए टाइप के हिसाब से आपका जो पहला है वो कहलाता है आपका प्लेन स्केल, इसको कहते हैं। उसी तरह से जो आपका दूसरा है उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपका डायगोनल स्केल कहा जाता है। आपसे टाइप पर सवाल बन सकता है, आपको इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो तो मैं आपको PYQ कराऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब आइए देखते हैं डायगोनल स्केल के अलावा और कौन स्केल आपको जानना चाहिए। तो तीसरा जो प्रकार है आपका वो कौन सा है, तो ये आपका वर्नियर स्केल है। उसी तरह से अगर आप चौथे स्केल के प्रकार को देखेंगे तो ये है आपका कॉम्परेटिव स्केल कहा जाता है इसको। और कॉम्परेटिव स्केल के अलावा एक और स्केल होता है, मेरे हिसाब से ये होता है आपका स्केल ऑफ कॉर्ड कहलाता है ये। तो ये आपको टाइप के आधार पर अलग अलग स्केल के प्रकार होते हैं। अब अगर स्केल ऑफ कॉर्ड को पूछे तो यहाँ पर आपसे सवाल बन सकता है, क्या सवाल बनेगा, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो जब आपके पास याद रखिएगा कि जब आपके पास प्रोटेक्टर नहीं होता है तो आपको एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जिस स्केल का आप यूज़ करेंगे, यानी कि एंगल ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर के एब्सेंस में, तो ये आपका कौन सा बनेगा, स्केल ऑफ कॉर्ड बनेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं लिखाते चल रहा हूँ, आप इसको लिखते चलिए। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो कंपैरेटिव स्केल है ये कब यूज़ किया जाता है, तो ये तब यूज़ किया जाता है कि जब भी आपका जो प्लेन स्केल है अगर उसका RF क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, तब किसका यूज़ करते हैं आप, कंपैरेटिव स्केल का यूज़ करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्टली यही सारे सवाल बनेंगे। वर्नियर स्केल पर आपसे जो सवाल बन सकता है वो क्या होता है, जैसे कि पहले इनको समझते हैं उसके बाद वर्नियर स्केल पर आएंगे, ठीक है। प्लेन स्केल पहले समझते हैं क्या होता है। तो प्लेन स्केल जो होता है ये जो है दो कंजिक्यूटिव जो डिवीजन होता है, मैं एक समझा भी दूंगा आपको, जो दो दो कंजिक्यूटिव डिवीजन होता है या फिर यूनिट होता है, इसी को जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है जिस स्केल का, उसको हम प्लेन स्केल कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम डायगोनल स्केल की बात करें तो डायगोनल स्केल में हम यहाँ पर 2 कर रहे थे, अब यहाँ पर कितना कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 3 को कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। उसी तरह से यार्ड, फीट और इंच में भी तब्दीली कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3 में कन्वर्जन। उसी तरह से प्लेन स्केल में 2 ठो कर सकते हैं। 2 ठो का करने का मतलब क्या हो गया, यार्ड को फीट में कर लीजिए, फीट को यार्ड में कर लीजिए, या फिर मीटर से सेंटीमीटर चाहिए, डेसीमीटर चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब आइए समझते हैं वर्नियर स्केल के बारे में। तो वर्नियर स्केल जो होता है डायगोनल स्केल की तरह ही ये भी होता है ना, जिसका यूज किया जाता है बहुत ही स्मॉल यूनिट को मेजर करने के लिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा जब इस यूनिट काफी स्मॉल होता है तो वहां पर इसका यूज किया जाता है
क्यों? क्योंकि हमको जो एक्यूरेसी चाहिए होता है जब ज़्यादा की ज़रूरत होती है, यानी कि ग्रेटर जब एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए टाइप के आधार पर इतने सवाल आपसे पूछ सकता है। अब ये नहीं पूछेगा कि आप बताइए मेन स्केल, डिवीज़न, अब ये भी आपका वर्नियर स्केल 2 प्रकार का होता है। ये सब ज़रूरत नहीं है पूछने के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में उपयोगी था वो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है। अब आइए एक स्केल को हम लोग समझ लेते हैं, दरअसल कैसे बाँटा जाता है। एक समझ में आ जाएगा तो बाकी भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ किसके संबंध में, तो एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ आपको प्लेन स्केल के लिए, ठीक है? जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, तब आपको समझाने में भी सुविधाजनक रहेगा। आपसे कहा गया है कि एक स्केल को कंस्ट्रक्ट करके आपको बताना है किस रेशियो में, तो ये आपको 1:4 में दिखाना है, ठीक है? टू शो सेंटीमीटर, किसमें दिखाना है? 1:4 टू शो किस चीज में? तो सेंटीमीटर में दिखाना है आपको। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर, और क्या कहा गया है कि आप कितना मेजर कर सकते हैं? एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर, कितना तक आपसे कहा गया है? तो ये आपको कहा गया है 5 डेसीमीटर तक। तो आप देख सकते हैं आपको 5 डेसीमीटर तक, तो सेंटीमीटर और डेसीमीटर में आपसे रिलेशन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको आरएफ कितना दिया हुआ है, मैं समझा देता हूँ। एक आरएफ दिया हुआ है आपके पास, 1/4 आपके पास आरएफ दिया हुआ है। तो अब जो है अगर आप लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको आरएफ का फॉर्मूला बता दिया है, तो लेंथ ऑफ स्केल अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जो आपका आरएफ होगा और जो आपका मैक्सिमम लेंथ होगा, इसी का क्या होता है? ये मल्टीपल होता है। तो ये कर दीजिए, 1/4 को किससे गुना कीजिएगा आप? 5 डेसीमीटर से कीजिएगा। तो ये 5 डेसीमीटर से कीजिएगा तो 1 डेसीमीटर में आपको, चूंकि लेंथ किस में रहेगा? आपका स्केल सेंटीमीटर में रहेगा, 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये आपका 50 और बट्टा 4 आएगा। तो अब आप 12.5 सेंटीमीटर का लाइन जो है खींच सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, चूंकि ये 2 यूनिट में है। तो आप अब आप क्या करेंगे? अब आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। कितना लंबा लाइन को ड्रॉ करेंगे? तो ये आप 12.5 सेंटीमीटर की एक लाइन को खींचेंगे, और इस लाइन को खींचने के बाद आप क्या करेंगे? आप लाइन को जो है 5 बराबर डिवीजन में बाँट लेंगे। कैसे 5 डिवीजन में बाँटते हैं? तो यहाँ से एक एक्यूट एंगल पे लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। इस वाले को आखिरी से मिलाएँगे, फिर इसको ड्राफ्टर लगा के या रोलर लगा के पैरेलल लाइन खींचेंगे, जैसा हम सबको पता है। पहला वाला को हम क्या मार्क कर देंगे? पहला वाला को हम 0 मार्क करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ये 5 डेसीमीटर तक आपको खींच सकते हैं आप इससे लाइन। कैसे? तो देखिए, जब भी आप इधर से जब भी आपसे बोलेगा ना 4.10 तक, मान लीजिए कि 4 से लेके 5वां, तो 5वां तो यहीं आएगा ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा जैसा मैंने आपको बताया। अब जो है हम क्या करेंगे कि जो पहला लाइन डिवीजन है उसको 10 बराबर भाग में बाँटेंगे, जो कि हर एक किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको? तो हर एक आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1 सेंटीमीटर को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेसीमीटर जो होता है, आपको 1 डेसीमीटर में कितना होता है? तो 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम इसको 0 से लेके यहाँ तक कितना बाँट देंगे? 10 यूनिट में बाँट देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया आपका 10, यानी आखिरी वाला। अब आपसे क्या बोला गया है? अब अगर मैं बोलता हूँ कि आपसे बोला है ना कि यहाँ पर आपको बताना है एक डायग्राम में जो डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर तक का लाइन खींच सके। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए कि 3.7 डेसीमीटर का पॉइंट आप कैसे खींचेंगे? तो मुझे दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7 आ रहा है और 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो मुझे पता था ना कि ये जो 12.5 सेंटीमीटर का मैंने जो लाइन लिया है, ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? तो ये 5 डेसीमीटर तक का लेंथ को खींचेगा। तो ये हो गया 3 और 3.7 डेसीमीटर लाइन खींचना है मुझे इस पर। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 आ रहा है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का लेंथ का मेजर आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? 3.7 डेसीमीटर के ये बराबर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ये आपका 2 स्केल के लिए हो गया, फिर डायगोनल स्केल में 3 स्केल के लिए करेंगे। उसी तरह से मैंने आपको बताया एक और स्केल के बारे में, जहाँ पर आप प्रोटेक्टर नहीं है, तो वहाँ पर आप एंगल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं किस स्केल का? तो वो कहलाता है आपका स्केल ऑफ कॉर्ड। तो ये था आपका स्केल से संबंधित थ्योरी। मैं आपको क्वेश्चन में कराऊँगा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सिंपल आरएफ पे सवाल पूछा जाएगा, यानी आरएफ, लेंथ ऑफ स्केल, ये सारे दिए रहेंगे, एक अननोन कर दिया जाएगा और उसी में आपको निकालना होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो अब आइए, आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ों की अब ज़रूरत पड़ेगी। किससे संबंधित? तो वो आपको लेंथ के कन्वर्जन से संबंधित। तो आइए लेंथ का हम कन्वर्जन देखेंगे, क्योंकि आपसे इस पर कई बार सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो 10 होता है, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। उसी तरह से 10 सेंटीमीटर आपका 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये है आपका डेसीमीटर। उसी तरह से आपको जो 10 डेसीमीटर होता है वो आपका 1 मीटर के बराबर होता है, और जो आपका 10 मीटर होता है वो आपका 1 डेकामीटर के बराबर होता है। तो डीए और डी में अंतर याद रखिएगा, क्योंकि यही आपसे सवाल में गड़बड़ होता है। तो ये हो गया आपका 1 डेकामीटर हो गया। उसी तरह से अगर आप 10 डेकामीटर लेते हैं तो ये आपका 1 जो है हेक्टोमीटर के बराबर होता है। 10 मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हेक्टोमीटर हो जाएगा। तो मैं आपको हेक्टोमीटर भी लिख देता हूँ। उसी तरह से जैसे ही आप 10 हेक्टोमीटर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1 किलोमीटर के बराबर। तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं जो आपको याद रखना ही चाहिए। अब उसके बाद अगर आते हैं तो यहाँ पर अलग से तो आपको याद रखना है कि 2.54 जो सेंटीमीटर होता है, ये आपका कितना होता है? तो ये आपका 1 इंच के बराबर इसको लिया जाता है। उसी तरह से अगर मैं देखूँ तो आपके पास मालूम होना चाहिए आपको कि जो 12 इंच होता है वो 1 फीट के बराबर होता है। वहीं बात करें कि 1 यार्ड में कितना फिट होता है, तो 1 यार्ड में आपका 3 फिट के बराबर होता है। ये भी सवाल आपसे कई बार पूछा जा सकता है। उसी तरह से 1 फरलॉन्ग, जो कि उम्मीद कम है कि पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यार्ड और फरलॉन्ग में क्या अंतर है? तो आपको 1 फरलॉन्ग में याद रखना है कितना यार्ड होता है? तो ये आपको 220 यार्ड के बराबर होता है। वहीं अगर बात करें कि 1 माइल में कितना फरलॉन्ग होता है, तो 1 माइल में आपका 8 फरलॉन्ग के बराबर ये होता है। उसी तरह से आपको बता दें कि 1 माइल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वो तो मैंने करंट अफेयर में भी कई बार कवर कर लिया है। ये जो है आपको 1.61 किलोमीटर होता है, नॉटिकल्स माइल भी मैंने आपको बता के रखा हुआ है। उसी तरह से आपको 1 नॉटिकल्स माइल में कितना होता है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये क्या है आपका नॉटिकल माइल, जो जहाज के लिए यूज़ किया जाता है। तो नॉटिकल माइल्स में ये कितना किलोमीटर होता है? तो ये आपको होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो कन्वर्जेंस है, ये जिस पर आपको सवाल बन सकता है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है? चलिए, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या पढ़ा जा सकता है। आइए, एक छोटा-सा टॉपिक है जो छूट गया है, उसको भी कर लेते हैं, जिस पर सवाल अभी हम आगे देखेंगे भी। तो आज हम लोग देखेंगे थोड़ा-सा ड्राइंग शीट के बारे में, जिस पर सवाल बन सकता है, क्या-क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब भी आप ड्राइंग शीट को ड्रॉ करेंगे, तो देखिए कहाँ से कितना मार्जिन लेना है, ये मैं आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ से आपको कितना है, तो 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 का इस तरफ से मार्जिन लेना होता है, और यहाँ से कितना होता है, ऊपर से आपको कितना लेना होता है, तो ये आपको 5 का मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ से एक लाइन खींचिए, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। अब आपसे ये देखिएगा, ये में है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर 5 लिया है, तो नीचे भी आपका कितना चलेगा, तो ये भी आपका 5 में ही थिकनेस चलने वाला है, ऊपर और नीचे दोनों के लिए। अब आपको क्या करना है कि इन मार्जिन्स को इस तरह से खींच लेना है। अब आपको क्या करना होता है, तो आपको एक टाइटल ब्लॉक लिखना होता है। तो टाइटल ब्लॉक पर आपसे कई बार सवाल बनता है। तो टाइटल ब्लॉक लिखने के लिए ये कितना होना चाहिए, तो 185 होना चाहिए, और आपको जो ये तो हो गया लंबाई, और ये हो गया आपका चौड़ाई कितना होना चाहिए, तो ये आपका 65 होना चाहिए। तो ये क्या है आपका, ये आपका टाइटल ब्लॉक से संबंधित इस पर सवाल बन सकता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आपको टाइटल ब्लॉक में क्या-क्या लिखना चाहिए, ये सवाल तो मुश्किल से पूछा जाएगा कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हो गया, स्केल हो गया, प्रोजेक्शन सिंबल हो गया, टाइटल ड्राइंग हो गया, नेम ऑफ डिजाइनर एंड डेट हो गया, फिर इन्विजिलेटर का नाम और डेट, स्टैंडर्ड और डेट हो गया, अप्रूवर और डेट ऑफ अप्रूविंग, और ड्राइंग नंबर कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए 8-9, जो कि मुश्किल है पूछना। यही लेंथ वगैरह पूछा जाएगा। आप अगर फ्रेश हैं अभी, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है। मैं तो काफ़ी पुराना हो गया, लगभग 10-12 साल हो गए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, सवालों को भी देख लेते हैं आज। आइए देखते हैं अब अपने पहले सवाल को। पहला सवाल आपसे कहता है कि आपको बताना है कि जो फीचर प्रोवाइड किया जाता है ड्राइंग शीट पर, ताकि डिटेल को, मॉडिफिकेशन को और जो पोजीशन है
ऑन द ड्राइंग शीट ऑफ ऑल साइजेज, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, जब भी हमको कोई फीचर प्रोवाइड करना होता है, स्पेशल फीचर प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि डिटेल हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, उसी तरह से डायमेंशन हो गया, एरिया हो गया, क्लैरिटी को एनहांस करने के लिए, ठीक है? और रेफरेंस को आसान बनाने के लिए, लार्ज और कॉम्प्लेक्स टेक्निकल ड्राइंग के लिए, इस पर हम क्या करते हैं? तो ये हमारा क्या कहलाता है? ग्रिड रेफरेंस कहलाता है। आप याद रखिएगा, लेंथ यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, इसे अलग-अलग नामकरण दिया जाता है। जब आप वर्टिकल के अलोंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 लिखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ABCD आपको लिखा हुआ है। तो ग्रिड रेफ़रेंस इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है कि अगर शीट को फाइल या फिर बाइंड करना है, तो जो एरिया बचता है लेफ्ट साइड ऑफ द शीट में, उसको क्या कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द शीट में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आपको बॉर्डर लाइन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है कि जो प्रिंट होता है मार्जिन लाइन पर ड्राइंग शीट में, उसको क्या कहा जाता है? तो जो ये कहलाता है, ये आपका एक्यूरेट साइज कहलाता है। अब आइए बढ़ते हैं, अब आरिफ की ओर भी कुछ सवाल कर लिया जाए जिससे आपकी एक अच्छी समझ हो जाए। बोलता है कि आपको इनमें से कौन-सा रिड्यूसिंग आरएफ स्केल दर्शा रहा है? तो देखिए, आपको इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको बता रखा है कि 1:1 यानी कि आरएफ 1 किसके बराबर होता है? जब आपका स्केल का प्रकार फुल स्केल होता है। उसी तरह से आपको ये भी देखना होगा कि 50:1 है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या दिया हुआ है? ये आप देख लीजिए, छोटा दिया हुआ है ना? तो ये आपका किस तरह का स्केल होता है, मैंने आपको पढ़ा के रखा है। ये आपका इन लार्ज स्केल कहलाता है, जब हम इन लार्ज यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना होता है। उसी तरह से आपसे रिड्यूसिंग पूछा है, यानी छोटा करने की ज़रूरत किसमें पड़ेगी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कैसा स्केल है? तो ये आपका रिड्यूसिंग स्केल है, यानी कि यही आपका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अब इस सवाल को आपसे क्या पूछा गया है। इस सवाल में आपसे कहा गया है कि किस तरह का पेपर का इस्तेमाल किया जाता है टेक्निकल ड्राइंग में। तो ये कार्ट्रिज पेपर भी और ट्रेसिंग पेपर दोनों यूज़ किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। वन लाइनर याद करना पड़ेगा आपको ये सवाल। तो देखिए, ये था आपका आज का इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सेक्शन। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखते रहिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।